सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर ये चीज़ तो हम सारे लोग जानते हैं कि हमारा जीवन कृषि पर आधारित है। उसके बिल्कुल। बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन कृषि किस चीज़ पे आधारित है? कृषि तो उर्वरा भूमि पर आधारित है। लेकिन अगर वर्तमान समय में जो हम खेती कर रहे हैं रसायन द्वारा, मैकेनाइज़ सिस्टम द्वारा, बिल्कुल। तो अगर इस तरह से ही हम खेती करते रहे तो ये खेती हमारी कब तक सर्वाइव करेगी? बहुत सही सवाल है किसान भाइयों। देखो, हकीकत में क्या है कि खेती, जैसा मैंने कहा कि इसका प्रश्न था कि जीवन का आधार कृषि है और कृषि का आधार फर्टाइल सॉइल है। आज की जो खेती है उसमें हम सॉइल की फर्टिलिटी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खेती की जब भी बात आती है कि खेती में कैसे अधिक आय प्राप्त की जाए, खेती का कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, तो हमेशा हर मंच से उन्नतशील बीज लेना है, मिट्टी का परीक्षण कराना है, संतुलित उर्वरक डालने हैं, कोई बीमारी लगती है तो फसल सुरक्षा रसायन डालना है, कोई इंसेक्ट लगता है तो उसको कीटनाशक डालना है, खरपतवार बहुत हो रहे हैं तो वीडीसाइड डालना है, उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग करना है। तो ये क्या हुआ कि हम कोई भी व्यक्ति जमीन, मतलब कि अगर हमारी सॉइल अच्छी होगी, मैं कोई बीज डाल दूंगा, क्रॉप ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, ऐसा कोई नहीं सोचता। तो सॉइल के बारे में कोई नहीं सोचता। और आपका प्रश्न है कि ये कब तक चलेगा, तो चल कहाँ रहा है? खेती कहाँ चल रही है? खेती तो रुकी हुई है। किसान कर्ज में डूबा है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, और जो कृषि की उपज उपभोक्ता खा रहा है वो भी बीमार है, उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो गई है, उसका मेंटल स्टेटस थोड़ा डाउन हो गया है, वो बीमारियों की चपेट में है, मेंटली डिसऑर्डर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि खेती का जो सिस्टम है, खेती जो सनातन काल से की जा रही थी, उसमें ज़मीन की फर्टिलिटी को ठीक करना, भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाना, बायोडाइवर्सिटी को सही बनाए रखना, वो सारी चीज़ें आज भूल गई। बट टेक्नोलॉजी का युग है, मैकेनाइजेशन, कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइजेशन हो सकता है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है रसायनों का प्रयोग हो सकता है। इसलिए सवाल आज ये है कि अब खेती बहुत दिनों तक नहीं होगी, और चूंकि खेती देखो ना, गांव में किसान गांव में खेती बेच करके शहर में भागने के लिए लालायित है। अगर खेती का कोई खरीदार मिले ना, चूंकि अभी कम खरीदार हैं, कम लोग बेच पाते हैं। अगर कोई कहे कि खेती हम सब आपकी ले लेंगे, पूरे देश के 14.5 करोड़ किसानों की ज़मीन हम ले लेंगे और ये भाव दे देंगे, हर किसान खेती बेचने के लिए मजबूर है। बैठा हो तो लालायित है, कोई दे तो वाजिब मूल, वो बेच देगा, क्योंकि खेती में उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मजबूरी में कर रहा है। ठीक है ना? तो अब बहुत दिन तक नहीं चलेगी खेती। तो सर जैसे अभी चर्चा शुरू हुई है कि सॉइल की फर्टिलिटी पे, तो सर इस चीज का मापन क्या है कि ये मिट्टी जो है वो उर्वरक है, मतलब उसमें उर्वरा क्षमता अच्छी है, इसका मापन किस प्रकार से होगा? देखो, वर्तमान में तो मापन यही है कि सॉइल टेस्टिंग जो कराई जाती है उसमें ऊपर लिखा होता है पीएच, फिर लिखा होता है ईसी, थर्ड नंबर पर लिखा होता है ऑर्गेनिक कार्बन। यानी आपकी ज़मीन में जब कोई किसान मिट्टी का परीक्षण कराता है तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन लिखा होता है, इस ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन इतना है। तो आज की तारीख में कोई किसान अगर मिट्टी की जांच कराता है तो पूरे देश का जो सिनेरियो है, कहीं 0.2 है, कहीं 0.3 है, कहीं 0.4 है। पूरी देश की कृषि योग्य ज़मीनों में जो जीवांश कार्बन है वो 0.2 और 0.4 के बीच में अगर एवरेज निकालते हैं तो 0.3 पर अटकता है कांटा। यानी कि देश की ज़मीनों में ऑर्गेनिक कार्बन 0.3% बचा सिर्फ। एग्जैक्टली इसको मिनिमम से मिनिमम 1% होना चाहिए, मिनिमम। सॉइल हेल्थ कार्ड में देखोगी तो उसमें 0.8 होता है ना, तो लिखा रहता है कि पर्याप्त 0.8 में। चूंकि जमीन इतनी खराब हो गई, ऑर्गेनिक कार्बन इतना ज़्यादा घट गया, तो मानक बदल दिए गए। जैसे आदमी के जो शुगर होता है, तो शुगर एग्जैक्टली क्या है, 80 से 160 तक बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन डॉक्टरों को मरीज नहीं मिल रहे हैं,
तो उन्होंने क्या लेवल घटा दिया 80-120। तो एक व्यवसाय है। यहाँ चूंकि अपनी नाकामी छुपाना है कि कोई पूछेगा इतना कम कैसे हो गया, तो हमने कहा 0.8 है तो सफिशिएंट है, यानी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली क्या है, 1% मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम की कहानी तो 2, 3, 4 तक जाती है। जंगल में सारी वनस्पतियाँ मुस्कुराती हैं, बिना पानी के, बिना फर्टिलाइजर के होती हैं, कोई बीमारी नहीं लगती, कोई इंसेक्ट नहीं लगता। क्यों? जंगल में ज़्यादातर एरिया में ऑर्गेनिक कार्बन जो है 0.2 से एबव भी रहता है, ठीक है ना। तो एक तो पैमाना हुआ ये क्लियर कट कि सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। दूसरा पैमाना कि सॉइल, ये तो दिखता है, जांच करके देख सकते हैं। 2-3 पैमाने और हैं कि सॉइल में, सॉइल की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे केंचुआ नहीं है माने कि सॉइल वीक है। जैसे आज जीवामृत के माध्यम से या बायो फर्टिलाइजर के माध्यम से कंसोर्सिया की नाइट्रोजन गोलक, पोटास गोलक, जिंक गोलक, सल्फर गोलक और बिवेरिया, माइकोराजा, ये जो कहानियाँ अपने आप में बयां करती हैं कि सॉइल में ये, कभी तो ये सॉइल में अपने आप स्वतः हुआ करते थे। आज मैं इसको इनाकुलेट करने की बात करता हूँ तो एक ये स्थिति अपने आप में बयां करती है कि सॉइल की फर्टिलिटी वीक है। केंचुआ नहीं है, सॉइल की फर्टिलिटी वीक है। दूसरा, ट्रैक्टर एक समय में बैल, 2 बैल, एक बैल की हार्स पावर काउंट की गई है आधा हार्स पावर, 2 बैल मिलाकर के 1 हार्स पावर। 2 बैल, 1 हल, खुरपिया और नसिया 7 इंच जमीन को जोतते हुए चला जाता था, यानी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक थी। आज 54 हार्स पावर का ट्रैक्टर जिसमें 11 टाइन लगाई गई हैं, यानी 11 हल हैं, तो 1 हल पर कितना हार्स पावर पड़ रहा है? 4 हार्स पावर। लेकिन कोई भी ट्रैक्टर किसी जमीन को 7 इंच गहरा नहीं जोत सकता, यानी कि सॉइल में जो हार्डनेस आ चुकी है। तो मिट्टी का परीक्षण कराया तो मैंने देखा 0.3 है, जो 1 से ऊपर होना चाहिए। जुताई में देखता हूँ कि सॉइल बहुत हार्ड हो गई है, सॉइल में अब केंचुआ नहीं दिखता है। तो ये कुछ पैरामीटर हैं जो बयां करते हैं कि अब मेरी सॉइल अच्छी नहीं है। एक चौथा पैरामीटर भी है कि किसान ने चना बोया, 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर कैपेसिटी का उसकी क्षमता है वैरायटी की, और वो चना समय से बो दिया, और वो जब फसल काटता है तो 8-10 कुंटल होता है। तो ये बयां कर रहा है कि सॉइल की फर्टिलिटी वीक है। सॉइल की फर्टिलिटी अगर अच्छी होती तो हमको वो उत्पादन मिलता जो भी फसल की जो भी वैरायटी बो रहा हूँ उसका जो एक स्टैंडर्ड मानक था कि कम से कम इतना पोटेंशियल, इतना यील्ड तो होना है। अगर उतना मिल रहा है तो नो डाउट मेरी सॉइल अच्छी है। अगर उससे आधा मिल रहा है, तिहाई मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जितना % यील्ड कम मिल रही है उतना % फर्टिलिटी डाउन हो गई है। और ये तो मैं तब बता रहा हूँ जब यूरिया DAP डाला जा रहा है। अगर यूरिया DAP ना डाला जाए तो क्या है, लोग की कल्पना कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये फर्टिलिटी का मापन है। तो सर एक चीज़ जानना चाह रहे थे कि आपने ये तो बता दिया हमें कि ये भूमि के जो गुण हैं, भौतिक, रासायनिक, जैविक, ये खराब हो गए हैं मैकेनाइजेशन, रसायनों से, बहुत सी चीज़ों से। लेकिन अब इसको किसान ठीक कैसे करे, उर्वरा शक्ति को बेहतर कैसे करे? देखो क्या है कि जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ, तुमने प्रश्न पूछा कि किसान अपने खेत की फर्टिलिटी को कैसे ठीक करे। आपने पूछा, उत्तर मैं दे दूंगा। कुछ किसान हैं जो हमको सुनते हैं तो वो उत्तर पा जाते हैं और वो सुधार की दिशा में हैं। लेकिन देश में हर व्यक्ति जो किसान के साथ बिजनेस में है, किसान के साथ बिजनेस कौन कर रहा है? बोरिंग करने वाले, बोरिंग का सामान बेचने वाले, कृषि यंत्र बेचने वाले, ट्रैक्टर बेचने वाले, फर्टिलाइजर बेचने वाले, पेस्टिसाइड बेचने वाले। हम किसान को कितना भी समझाएं, हमारे द्वारा 2 साल में हम जितना समझा के बाहर लाते ना किसान को, वो 2 मिनट में उसको वापस ले जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि अच्छा, इतने वैज्ञानिक, इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा ताम झाम, ये सब क्या झूठी बोल रहे हैं?
तो लेकिन आपका प्रश्न वाजिब है, चूंकि अगर धरती माता को मैंने नहीं ठीक किया, तो जैसा कि पहला प्रश्न था कि फिर खेती कितने दिन, जीवन कितने दिन, तो खेती है तो जीवन है, और खेती खेत में होनी है। जब खेत ही नहीं रहेगा तो जीवन किस बात का। तो जीवन अगर जीना हो, अपना जीवन, आने वाली पीढ़ियों का उज्जवल भविष्य अगर बनाए रखना हो, तो नीति निर्माता, किसान, बुद्धिजीवी सबको क्या करना है कि रियलिटी, ये बात तो सही है कि जीवन का सारा दारोमदार धरती माता के ऊपर निर्भर है। तो मैं धरती माता को फर्टाइल बनाना ही पड़ेगा, तय करना है। फिर करना क्या है, कुछ नहीं करना है। खुराफात, सॉइल के साथ जो मैं खुराफात कर रहा था वो बंद करना। जैसे मैकेनाइजेशन को कम करना है, लाइट वेटेड कृषि यंत्र, लाइट वेटेड ट्रैक्टर, लाइट वेटेड रोटावेटर। दूसरा, फर्टिलाइजर न डालना, पेस्टिसाइड न डालना। और ये जमीन को हम कहें कि हम ठीक करेंगे, धरती माता ठीक थी और स्वतः ठीक हो जाएगी। ये स्वतः ठीक हो जाएगी, ये माँ है। जब आदमी नहीं था तो ये धरती माँ थी कि नहीं थी, और बहुत फर्टाइल थी। क्योंकि धरती माँ अकेली नहीं है, धरती के साथ ढेर सारी वनस्पतियां हैं, ढेर सारे जीव हैं जो धरती को सजाने का काम करते थे। धरती को छोटी छोटी वनस्पतियों ने, छोटे छोटे जीवों ने ही बनाया है। 3.5 करोड़ साल लगे हैं धरती के निर्माण में। आज क्या हुआ कि मैं इनको पेस्टिसाइड डालकर, मतलब इंसेक्टिसाइड डाल करके उन जीवों को मार रहा हूँ जिन्होंने धरती बनाई, बीडीसाइड डाल करके उन छोटे छोटी घासों को मार रहा हूँ जिन्होंने धरती बनाई। किसान भाइयों, अगर आप धरती को बनाना चाहते हैं फिर से फर्टाइल, पेस्टिसाइड बिल्कुल ख़त्म करना है। क्योंकि पेस्टिसाइड सॉइल में जो जीवन है उसको नष्ट करते हैं। माँ शब्द जब धरती को माँ बोलते हैं, माँ का मतलब उसकी जीवंतता से है, और वो अगर जीवित नहीं है तो वो मृत हो गई। जब ज़मीन मर जाती है तभी हमको प्रॉब्लम आती है। तो पहला तो हमको पेस्टिसाइड बंद कर देने हैं। दूसरा, जितना भी रेजिड्यू है, भाई धरती हमको कुछ देती है तो हम कहाँ उसको डिपॉजिट करते हैं। जैसे पशुओं का मलमूत्र, पशुओं ने रेजिड्यू खाया, उनका मलमूत्र हुआ, खेत को वापस करिए। अपना मलमूत्र खेत में वापस जाना चाहिए। जो कुछ बच जाता है क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद, जो कुछ भी बच जाता है वो खेत में ही रहना चाहिए। ये जमीन तो इतना प्यारा सिस्टम है, अगर चीज़ों को आप लौटाते जाएंगे ना उसको, तो वो जिंदा हो जाएगी। तो पेस्टिसाइड ना डालना, और जो खेत ने दिया, खेत ने जो दिया उसको एज इट इज वापस कर दो, धरती सुधरने जाएगी। दूसरा क्या है कि जब जीव होते हैं ना, जीव हमेशा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा नमी की दशा में ही फंक्शन में होते हैं। और नमी का जो स्रोत है वो है वर्षा का पानी। तो किसान को अपने खेत की मेड़ बनानी चाहिए ताकि बारिश का पानी रुके, और खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने चाहिए। क्योंकि जो जीवन है ना, जो मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताए, अगर कोई खेत बिना पेड़ का है तो अप्रैल मई जून में जब धूप पड़ेगी, तो आप तो पढ़े लिखे हो, MSc AG हो, हर माइक्रोब्स का लाइफ जो है ना वो 40 डिग्री टेम्परेचर जैसे इससे अप जाता है तो उनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, और 45 डिग्री पर तो ये समझो मर जाते हैं। मई जून के महीने में जब हम कहते हैं, अखबार में, टीवी में निकलता है आज का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा वहाँ बूंदी में 50 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, तो उस समय जानते हो सॉइल का टेम्परेचर क्या है? 18 डिग्री बढ़ा लीजिए। रूम टेम्परेचर है वो 50। उस थर्मामीटर को जो रूम में लगा था, रूम के जरा बाहर ले आओ तो 10 डिग्री ज़्यादा बताएगा। उसी थर्मामीटर को जरा सॉइल में लगा दो तो 8 डिग्री और। तो जो 50 डिग्री रूम टेम्परेचर था, अगर उस थर्मामीटर को आप सॉइल में ले जाएंगे तो वो 68 डिग्री होगा। अब कहाँ 45 डिग्री में माइक्रोब्स नष्ट हो जाता है, यहाँ तो 68 डिग्री है। लेकिन पेड़ अगर अच्छे कैनोपी के, जैसे शीशम है, जामुन है, पीपल है, बरगद है, इस प्रकार के अगर पेड़ खेतों की मेड़ों पर 2 4 6 जगह खड़े हैं तो पूरे खेत के माइक्रोब्स मर जाएंगे। लेकिन
पेड़ों के नीचे की, जैसे हम लोग कभी बहुत भयानक गर्मी लगती है, जब कमरे में काम नहीं चलता, लाइट चली जाती है, तो क्या करते हैं, कमरे से निकल के किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो वहाँ रिलैक्स मिलता है। कारण कि पेड़ के नीचे का टेम्परेचर कभी भी, अच्छा पेड़ है ना अगर छायादार, तो उसका टेम्परेचर कभी भी 40 डिग्री के ऊपर नहीं जाता। तो चूंकि पेड़ के नीचे का टेम्परेचर 40 डिग्री से अब गए ही नहीं, तो वो 4-5 जगह जहाँ पेड़ खड़े थे उनके नीचे का माइक्रोब्स नहीं मरा, पूरे खेत का मर गया। फिर क्या होगा, गर्मी के बाद बारिश आएगी तो सॉइल ठंडी होगी। अब जब सॉइल ठंडी होगी तो माइक्रोब्स माइग्रेट कर जाएंगे। माइक्रोब्स को तो वाटर के थ्रू उनका चलते हैं, वो पानी खेत में भर गया है, सॉइल ठंडी हो गई, माइक्रोब पूरे खेत में फैल जाएंगे। ठीक है ना सर, तो जैसे अभी सॉइल की फर्टिलिटी पे बात हो रही थी, और जैसा मैंने आपसे पूछा कि इसका मापन का तरीका क्या है, तो आपने बताया कि एक तो पीएच, ईसी और जीवांश कार्बन। सर, औसतन आज के समय पे जो मिट्टी में जो जीवांश कार्बन की मात्रा है, जैसा कि आपने बताया कि 0.3 ही रह गई है, और वो होनी चाहिए 1% या उससे ज़्यादा। तो सर, किसान ऐसा क्या करे, या मिट्टी में ऐसे क्या परिवर्तन लाने चाहिए कि जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3 से बढ़ करके 1 की तरफ वो बढ़ना शुरू हो जाए? सर, इसके बारे में 2 चीज़ें देखो, मैंने बोला कि जब हम कहते हैं जीवांश कार्बन, शब्दों को तोड़िए, जीवांश कार्बन का क्या मतलब है? 2 चीजें हैं, जीवांश मरे हुए जीवों का अंश, कार्बन, बीच में एक चीज साइलेंट है, जीवांश और कार्बन। ये कार्बन है, ये जीवांश है। जीवांश मतलब मरे हुए जीव, तो जीव तो तब मरेंगे जब जीव होंगे। इट मीन्स इन दोनों के बीच में एक साइलेंट चीज रखी गई है कि जीवाणु, जिंदा जीवाणु। तो कार्बन है कार्बनिक पदार्थ, जो अभी मैंने बताया कि खेत ने जो प्रोड्यूस दिया उसको एनी हाउ लौटा देना। कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है पशुओं का मलमूत्र, फसलों के अवशेष, खरपतवार, बाग बगीचों की पत्तियां, जितना भी वनस्पतियों से मिलने वाला या वनस्पतियों के खाने के बाद जो मल है वो, ये सब कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ से बनता है कार्बन। कैसे बनता है वो? एक्चुअली कार्बनिक पदार्थ जब जमीन में पड़ा रहता है और मॉइस्चर रहता है, तो कभी आपने देखा होगा कि एक भूसा है, पुआल है, पत्तियां हैं, बारिश, पहले तो गर्मियों तो बिल्कुल सूखी सूखी, पीली पीली, हरी हरी दिख रही थी। 2.5 महीना बारिश के निकले तो मैं क्या देख रहा हूँ, वो ब्लैक कलर को प्राप्त हो गए। जो पीली थी, हरी थी, उनका कलर ब्लैकिश हो जाता है। ब्लैकिश कलर होने में मौसम का, टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का रोल है। अब जब ब्लैकिश हो जाती हैं तब रोल शुरू होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो अब इस कार्बनिक, अब जो कार्बन के फार्म में जो चीजें हैं उस पर, जैसे हम लोग वो बनाते हैं ना बायो फर्टिलाइजर, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, तो लैब में पीएसबी का कल्चर बनाया, एजेटोबैक्टर का बनाया, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है, कैरियर क्या होता है, कार्बन, चारकोल। हम उनको किसी भूसे को, किसी पत्तों को, किसी मैकेनिज्म से पीस करके उसमें क्या, उसको कैरियर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? नो ना, ये ड्राई मैटर कैरियर नहीं हो सकता। जीवाणु बेसिकली जैसे अभी मैंने कहा एक कार्बन के रूप में होगी, कार्बनिक पदार्थ कार्बन के। प्राथमिक डिकम्पोजिशन किसने किया? नेचर ने, मतलब टेम्परेचर ने और ह्यूमिडिटी ने। सेकेंडरी डिकम्पोजिशन कौन करेगा? फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपका प्रश्न था कि किसी किसान के खेत में 0.3% ऑर्गेनिक कार्बन है और वो चाहता है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल में अब हमको अपने खेत में ऑर्गेनिक कार्बन जो है 1% करना है। किसान भाइयों, हम आपको एक टेक्निकल चीज़ बताएं कि 1 एकड़ जो खेत होता है ना, 1 एकड़ की 6 इंच की मिट्टी का जो वजन है वो 8000 कुंटल होता है। हमने अभी बोला इस चर्चा में कि 1% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। 8000 कुंटल मिट्टी का वजन है, अगर 1% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए तो मतलब 80 कुंटल होना चाहिए।
अभी 0.3% है, तो मतलब 24 कुंटल है, अभी 56 कुंटल की कमी है। 1 कुंटल ऑर्गेनिक कार्बन को बनाने के लिए, चूंकि कार्बन और कार्बनिक पदार्थ, जब 1 कुंटल कार्बनिक पदार्थ में प्राथमिक डिकम्पोजिशन हो जाता है तो 58 kg कार्बन फार्म होता है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपको 56 कुंटल अपने खेत में बढ़ाना है, तो 56 का 2 गुना कर दीजिए, लगभग 100 कुंटल। 100 कुंटल आपको कार्बनिक पदार्थ डालना है। एक ही साल में संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास तो 10 एकड़ जमीन है। पूरे देश के किसान अगर डालना चाहें कि इसी साल हम डालेंगे, तो कहाँ से डालेंगे? इतना है ही नहीं समाज में, दुनिया में। तो धीरे धीरे डालना है। तो इस साल मैंने 20 कुंटल डाला कार्बनिक पदार्थ सूखा, अगले साल फिर 20, अगले साल फिर 20, अगले साल फिर 20, अगले साल फिर 5 साल तक लगातार डाला। और क्या किया कि ये कार्बनिक पदार्थ मैंने डाला, लेकिन अब ये देखना है कि ऐसा ना हो बारिश में बह जाए। तो बंड, मैंने पहले बंड की बात बोली, खेत की बंडिंग होनी चाहिए ताकि बारिश का पानी बहा करके आपके कार्बनिक पदार्थ को बाहर ना ले जाए। दूसरी चीज, कार्बनिक पदार्थ तो डाल दिया, बरसात के सीजन में इसमें प्राथमिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा। देन जैसे कार्बन में कन्वर्ट होने की स्थिति में होता है, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शन शुरू कर देते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपने पिछले सालों में दीमक को मारने के लिए, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए, निमेटोड्स को मारने के लिए जो पीछे आप पेस्टिसाइड डाल के आए हैं ना, उनके कारण ये तो है ही नहीं जीव। तो सेकेंडरी डिकम्पोजिशन कैसे होगा? तो जब जीव होंगे ही नहीं तो जीवांश कहाँ से आएगा? क्योंकि फसलों का भोजन जीवांश ही है, ठीक है ना। तो पहले तो जीवाणु होंगे, कार्बनिक पदार्थ होगा, ढेर सारे जीवाणु, ढेर सारा कार्बनिक पदार्थ, फिर जीवाणु मरेंगे। तो 5 साल में अगर 20-20 कुंटल डालेंगे तो 5 साल के बाद आपके 1% हो जाएगा। और 4 साल में चाहे 25-25 कुंटल 4 साल में मेंटेन करें, 3 साल में चाहें तो 33-33 कुंटल डालें, 3 साल में हो जाएगा। ये तो किसान पर निर्भर करेगा, वो कितनी कैपेसिटी में क्या चीज़ें उसको मिल सकती, कैसे डाल सकता है। सर जैसा कि आपने सर बताया कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग से जो है मृदा की उर्वरता बढ़ती है, तो किसान भाइयों को सर आप बताना चाहेंगे क्या कोई ऐसी फसलें हैं जिनसे मृदा उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? देखिए, मृदा उर्वरता से फसल पैदा होती है, फसल से मृदा उर्वरता नहीं बढ़ती है। लेकिन हाँ, एक सवाल है कि मृदा उर्वरता, जैसे अभी ये बात हो रही कि मृदा उर्वरता कम कैसे हो गई, तो कम हो गई हमारी दूषित कृषि प्रणाली से। जब एग्रीकल्चर में पढ़ाया जाता था, पहले किसान फॉलो करते थे, तो क्या एक क्रॉप रोटेशन होता था। अगर खरीफ में मैंने दलहनी फसल बोई है तो रबी में खाद्यान्न वाली बोऊंगा। अगर खरीफ में मैंने खाद्यान्न फसल बोई है तो रबी में हमने दलहन वाला बोएंगे। रोटेशन है, एक गहरी जड़ वाली, एक सैलो रूटेड क्रॉप। दलहनी वाली आप सब जानते हैं कि ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नोड्यूल्स में अपना इकट्ठा कर देते हैं बैक्टीरिया के माध्यम से, तो सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है। मानवेंद्र जी, कोई भी फसल बोए, एक तो फसल चक्र का अनुपालन करे, दूसरा मैंने बताया कि फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए फसलों का जो रेजिड्यू है, जैसे आज किसान ने पशुपालन कम कर दिया, आप लोग पशु कम पालते हैं, और जो किसान पशु नहीं पालता तो वो अपने गेहूं की हार्वेस्टिंग कराता है, पीछे से आग लगा देता है। या जिसका खेत सड़क के किनारे हुआ तो उसका भूसा बहुत अच्छे रेट पर बिक जाता है। अभी देश की नीतियों ने कहा कि भाई जलाओ मत, हमको बेच दो, तो बेलर आया पराली। पश्चिम में आप देख रहे हैं, हरियाणा में, पंजाब में, कि भाई बेलर से पराली सब इकट्ठा कर लो और 80 रुपया कुंटल हमको बेच दो। तो फसलों का अवशेष बेचना, फेंकना, जलाना बिल्कुल वर्जित है। ना हम फेंकेंगे, ना हम बेचेंगे, ना हम जलाएंगे। क्योंकि मैंने बोला कार्बन तो कार्बनिक पदार्थ से निकलेगा, चाहे चना बोए, गेहूं बोए, मटर बोए,
सोयाबीन बोए, मूंगफली बोए, जितना भी वेस्ट है ना, वेस्ट को जमीन में वापस करने से ही कार्बनिक पदार्थ बढ़ सकता है। सर तो जैसे अभी चर्चा इतनी हो रही थी कि भूमि की उर्वरता, आपने कई विषयों पे बात की कि जीवांश कार्बन हमें बढ़ाना चाहिए, फसल चक्र का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो मुद्दा यही है कि हमें भूमि की उर्वरता को अल्टीमेटली ठीक करना है। बट जब सर ठीक हो जाएगी तो उसका असर क्या देखने को मिलेगा, इस पे थोड़ा सा बताइए आप। देखो, कहते हैं कि एक जब माँ बोलते हैं ना, किसी को भी माँ, चाहे मुझे जन्म देने वाली माँ हो, या गौ माता हो, या धरती माता हो। धरती माता को तो आध्यात्मिक माँ कहा गया है। प्रारंभ काल से ये हमारी माँ है, और हमारी माँ नहीं है, ये हर जीव की माँ है, धरती माँ। अगर ये धरती माँ ठीक होती है तो देखिए इसके कितने सुखद परिणाम मिलते हैं। जैसे आज की तारीख में किसान कोई फसल बोता है तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होती, तो फिर वो यूरिया डालता है, डीएपी डालता है, पोटाश डालता है। उसके बावजूद उसकी पत्तियां पीली होती हैं, तो फिर कोई कहता है कि इसमें फेरस सल्फेट की ज़रूरत है। फिर और कुछ होता है तो कोई लोग कह देते हैं कि नहीं, इसमें जिंक भी डालना पड़ेगा। कभी कोई कहता है मोलिब्डेनम भी डालना पड़ेगा। इन झंझटों से मुक्ति पा जाएगा किसान। कुछ नहीं डालना, ना नाइट्रोजन, ना फास्फोरस, ना पोटाश, ना जिंक, ना सल्फर। हम जानते ही नहीं इन चीज़ों को। क्यों? क्योंकि मेरी माँ बलवान है, नंबर एक। दूसरा, इस माँ के ठीक होते ही, जैसे आज किसी से कोई पूछे कि क्यों जब आप रोटी खाते हो, दाल खाते हो, सब्जी खाते हो, तो वो एक जो स्वाद होता है ना, क्या जो आप टमाटर की, गोभी की, कोई भी शिमला मिर्च की सब्जी खा रहे हो, तो जिस नियत से खा रहे थे, क्या वो टेस्ट आपको मिलता है? तो हर कंज्यूमर बोलता है कि टेस्ट तो अब किसी चीज़ में नहीं है साहब, ना दूध में है, ना दाल में है, ना सब्जी में है, ना मट्ठे में है, ना घी में है। अब टेस्ट तो गया। अगला कि आप जो खा रहे हो, क्या उसमें पौष्टिकता, जिस खाना किस पर्पज से खाते हैं, अपने शरीर को बलवान बनाए रखने के लिए, तो क्या उसमें पौष्टिकता है? ना, पौष्टिकता भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें ज़मीन में ही कम थी, वो फसल के अनाज में कैसे आ जाएंगी, फल में कैसे आ जाएंगी? लेकिन ज़मीन के सुधरते ही खाद्य पदार्थ पौष्टिक हो जाएंगे, ज़मीन के सुधरते ही उसमें टेस्ट वैल्यू बढ़ जाएगी। किसानों की लागत, जो खेती में आज गेहूं उगाएगा किसान, तो कम से कम 1 हेक्टेयर का किसान बेचारा 50-60 हज़ार रुपये की लागत लगा देता है। जुताई, सिंचाई, फर्टिलाइजर, कटाई, मड़ाई, खरपतवार को मारना है। जब मेरी सॉइल अच्छी हुई तो जुताइयाँ कम हो गई, सिंचाइयाँ कम हो गई, फर्टिलाइजर तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, और ये मानिए 70% बीमारियाँ भी ख़त्म हो गई। तो उसका खर्चा नहीं लगना है। अगला, जमीन के ठीक होते ही हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है ना, जो बायोडाइवर्सिटी खराब हो गई, बायोडाइवर्सिटी मेरी रिच हो जाएगी। जमीन के ठीक होते ही जो ग्लोबल वार्मिंग का संकट है ना, जैसे आज देश दुनिया परेशान है, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाय तौबा मचा हुआ है। जमीन ठीक, जमीन में 1% ह्यूमस होने के बाद ग्लोबल वार्मिंग का विषय ही समाप्त हो जाएगा। कहीं कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। और आज आपको पता होगा कि कभी टीवी में, अखबार में रिपोर्ट आता है कि कितना लोग कैंसर का मरीज हो गया है, कितने लोग डायबिटिक हो गए हैं, कितने लोग बीपी के मरीज हो गए हैं, कि कितने बच्चे जन्म लेने के बाद पता चलता है कि दिल में छेद है, कितने छोटे छोटे बच्चों को चश्मा चढ़ा हुआ है। जो लोग 17, 18, 20, 22 की उम्र प्राप्त कर गए, उनको 20 किलो वजन उठाने की सामर्थ्य नहीं बची है। माँ की सामर्थ्य जब ठीक होगी ना, सबकी सामर्थ्य बढ़ जाएगी। और अगर माँ की सामर्थ्य नहीं ठीक कर पाए हम लोग, तो हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं बचेगी सिवाय रोने के। क्योंकि माँ के ठीक ना होने पर दुनिया को रोना ही रोना है। गंदा खाओगे, कंटामिनेटेड भोजन करोगे, कंटामिनेटेड पानी पियोगे, कंटामिनेटेड हवा लोगे,
तो खुशियाँ कहाँ हैं? मनुष्य यहाँ आया था हंसने के लिए, खुश रहने के लिए, मुस्कुराने के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए। वो तो हो ही नहीं सकता। सर अंत में मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे खेती जो है, कृषि है, ये जो जीवन है हमारा हमेशा निरंतर चला आया है, खेती भी हमारी लाखों सालों से हम निरंतर करते चले आ रहे हैं। तो जो भी वर्तमान की स्थिति है, जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, जो तौर तरीका है जिस प्रकार से हम खेती कर रहे हैं, उस प्रकार से तो खेती आगे ज़्यादा दिन तक संभव नहीं है या ज़्यादा दिन तक अच्छे नहीं चल पाएगी। और जैसा कि आपने बताया कि हम जो खेती कर रहे हैं एक आनंद के लिए कर रहे हैं, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। सर अंत में आप ये बता दें कि किसान भाई किन बातों पे ध्यान रखें कि ये खेती इसी तरीके से आनंद पूर्वक चलती रहे। हम तो अक्सर किसानों से कहते हैं कि मित्र, लाल सिग्नल है, चौराहे पर हम लोग खड़े हैं, रेड लाइट जल रही है, रुको, ठहरो, सोचो। चूंकि रेड लाइट को कोई ग्रीन करने वाला तो है नहीं। अब रेड लाइट तो जल चुकी है, अब हम रुक गए, ठहर गए, तो इससे तो ग्रीन होनी नहीं है। तो किसान भाइयों, ये जो रेड लाइट जल रही है, इसको ग्रीन हम ही लोगों को करना है। खेती ग्रीन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। और ये जो लालच और स्वार्थ है ना आज का निजी, कि मुझे इतना धन कमाना है, ये तो आप देख चुके ना। धन कमाने की लालसा पिछले 50 सालों से आपके मन में है, लेकिन धन नहीं कमा पाए, बर्बाद और हो गए। रोज कोई ना कोई, हर क्रॉप में कोई ना कोई, किसी ना किसी कंपनी का व्यक्ति आपके पास खड़ा हो जाता है कि साहब मेरी कंपनी का फर्टिलाइजर यूज करोगे तो ये हो जाएगा, मेरा वाला सीड हाइब्रिड यूज करोगे तो 3 गुना पैदावार बढ़ जाएगी, मेरे वाले पेस्टिसाइड यूज करोगे तो ये नेमेटोड्स खत्म हो जाएगा, मेरा वाला ये यूज करोगे तो ऐसा हो जाएगा। हर व्यक्ति, हर बार कोई ना कोई आपको लालच में फंसा के चला जाता है और आप देख रहे हो कि आप वहीं खड़े हो। 40 साल के तजुर्बे से अगर आप कुछ नहीं सीख पाए हैं तो मैं क्या करूं? मैं क्या कहता हूं कि एक ही चीज़ मैंने कही कि हम तो चलिए, जैसे किसान है देश का, जो हम लोगों वाली पीढ़ी है जो 50, 60, 70 पार कर गई है, हम लोग तो अंतिम पड़ाव में मित्र, हमको तो मर के जाना है। लेकिन अगर आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद आपके बच्चे यहाँ प्रसन्नता पूर्वक जीवन जिए, मेरे बच्चों के जीवन में कोई दुख तकलीफ ना आने पाए, तो अभी से मुझको ये तैयारी करके जानी पड़ेगी। और तैयारी में करना क्या है? मैंने कहा केवल सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना है, मेड़ बनाना है, पेड़ लगाना है, पशुपालन करना है, लालच छोड़ देना है। आज की तारीख में अगर मैं जौ बो रहा हूँ और मेरे खेत में बिना फर्टिलाइजर के, बिना पेस्टिसाइड के, मान लो 1 एकड़ में केवल 7 कुंटल जौ मिलता है, तो आप 7 कुंटल खा करके सुकून का नींद लीजिए। 14 कुंटल करने की नीयत जो है ना, कर नहीं पाया। 7 कुंटल रूटीन वे में हो रहा है और 10 कुंटल आप सारे घोड़े दौड़ा रहे हो तब हो रहा है। और वो जो हो रहा है, आपको 10 कुंटल वॉल्यूम दिखा ना, 3 कुंटल से ज़्यादा की तो आपने लागत बढ़ा दी। आपके हाथ में कुछ नहीं है। खेती में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मिनिमाइज कर दीजिए, बिल्कुल मिनिमाइज कर दीजिए। ज़मीन की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कराने के लिए जीवामृत का प्रयोग करिए। और फिर बोल दूं, जंगल से लाई गई मिट्टी का जीवामृत, हमारी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। कार्बनिक पदार्थ अधिक से अधिक डालिए। हैवी मशीनरी, फिर बता दूं, जैसे आज की तारीख में देश में एक चर्चा चल रही, रसायनों को कैसे बंद किया जाए, रसायनों को कैसे बंद किया जाए ताकि मैं नेचुरल फार्मिंग की ओर आगे बढ़ सकूं। नेचुरल फार्मिंग की तरफ आगे कदम बढ़ाने का पहला कदम है कि सॉइल की फर्टिलिटी को ठीक करना। और फिर बता दूं, मैकेनाइजेशन के दुष्परिणाम किसी ने देखे नहीं है, देखना नहीं चाहता, बयां नहीं करना चाहता। लेकिन हमने कहा कि एक किसान ने पेस्टिसाइड डालने बंद कर दिए, लेकिन वो 4 टन का ट्रैक्टर से खेती कर रहा है। फिर बता दूं, तब भी हम लोग बचने वाले नहीं हैं।
ये दोनों चीज़ें बहुत डेंजरस हैं, केमिकल और मैकेनाइजेशन। कुछ लोग ये कह सकते हैं सचान साहब आप किस जमाने की बात करते हो, अब कौन बच्चा जो है बैल से खेती करेगा। नो डाउट, मत करिए। छोटा वाला मिनी ट्रैक्टर लाइए ना जो आधा टन का होता है, जिसको पावर टिलर बोलते हैं, हाथ से चलाइए ना। पेस्टिसाइड डालने से मैं जीवान जमीन में रहने वाले जीवों को मारता था। अगर किसी ने पेस्टिसाइड नहीं डाले तो जीवों को नहीं मारा, रसायन डाल के नहीं मारा। लेकिन मैकेनाइज 4 टन का जब ट्रैक्टर चलाएंगे ना तब मरेंगे। कैसे? एक सॉइल स्ट्रक्चर होता है ना। सॉइल के नीचे जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं, ऐसे ही नाना प्रकार के जीव जंतु इस जमीन के नीचे उनकी कॉलोनीज होती हैं जहाँ वो निवास करते हैं। जब इस ज़मीन के ऊपर 4 टन का लोड आया तो ज़मीन कॉम्पैक्ट होती है। तो जैसे आज बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ दिया जाता है ना, ऐसे ही 4 टन का ट्रैक्टर चला के हम ज़मीन में रहने वाले जीवाणुओं के घर तोड़ते हैं। माँ बोला जमीन, माँ धरती, माँ है। माँ का मतलब है इसमें रहने वाले लाखों प्रकार के जीवाणु, छोटे जीव, बड़े जीव, दिखने वाले, न दिखने वाले। अगर मैंने इनका घर नहीं सुरक्षित रखा तो भी हम लोग ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो मित्र, प्राकृतिक खेती की ओर चलने का, जीवन बचाने का, हंसने का, मुस्कुराने का मतलब एक ही हुआ कि धरती माँ को ठीक करना है। और धरती माँ को ठीक करने का मतलब पेस्टिसाइड बंद करने हैं, हैवी मशीनरी खेत में नहीं ले जानी है, वर्षा का पानी रोकना है, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाना है। यानी जो लालच है ना, बस लालच बुरी बला। मेरे पूर्वज कह गए लालच बुरी बला, और पूर्वज कह गए दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। और खेती का सूत्र ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और कोई प्रश्न?